Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Great. Am I visible too? Videos clear हैं? Screen भी देख पा रहे हैं आप properly? Good. तो अब जहां अपन ने लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहीं से करते हैं कंटिन्यू, राइट? तो मैंने आपसे कहा था जावा में अगर आपको प्रोग्राम डेवलप करना है तो तरीके आपके पास दो होते हैं। पहला तरीका, आप ये काम करें विद द हेल्प ऑफ नोटपैड, जो किसके लिए रिकमेंडेड है? जल्दी, किसके लिए रिकमेंडेड है? बिगनर्स के लिए। अगर आप लाइफ में पहली बार जावा पढ़ रहे हैं, इट्स बेटर आप वाया नोटपैड एक एक स्टेप के थ्रू गुजरें, जिसमें प्रोग्राम लिखना, कंपाइल करना, रन करना सब आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? और अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल की तरफ जाएं तो आपको ये काम नोटपैड की जगह करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एन आईडीई। ओके, आईडीज जैसा मैंने कहा आपके सारे स्टेप को सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंगल स्टेप में कर देंगे और एक ही बार आपके प्रोग्राम को आप एक ही आईडी के अंदर तुरंत एक ही कमांड से कंपाइल भी कर लेंगे, रन भी कर लेंगे। तो आईडी आपकी प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई कर देते हैं, आपके प्रोग्रामिंग को ईजी कर देते हैं। आपको उतने स्टेप्स नहीं लेने पड़ते जितने नोटपैड में लेने हैं, बट देन आईडी बहुत सारी इंटरनल डिटेल्स छुपा लेते हैं। आईडी बहुत सारी बातें आपसे हाइड कर लेते हैं जो एज अ बिगनर आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप जावा की इंटरनल वर्किंग को समझना चाहते हैं तो। फिर मैंने आपसे कहा था अगर हम नोटपैड यूज करके जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे पास टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 प्रोग्राम लिखना, जो आज हम करेंगे। स्टेप नंबर 2 लिखने के बाद अपने प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे। अब आप अगर सी के बैकग्राउंड से हैं तो जब आप कंपाइल करते हैं तो वहां पर क्या जनरेट होता है? अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो आप बताइए जब आप वहां कोड कंपाइल करते हैं तो क्या जनरेट होता है? मशीन कोड। किस लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज में, राइट? लेकिन इन जावा देयर इज नो मशीन कोड जनरेटेड। इन जावा व्हाट गेट्स जनरेटेड इज कॉल्ड एज बाइट कोड। ओके, बाइट कोड की सारी कहानी मैं आपसे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर बताऊंगा जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। फाइनली जब आपके प्रोग्राम का बाइट कोड बन जाता है तो आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, बट वी ऑल नो बाइट कोड रन नहीं हो सकता क्योंकि बाइट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में नहीं आएगा। तो आपके प्रोग्राम के बाइट कोड को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसे रन करवाना, इट इज द ड्यूटी ऑफ अनदर सॉफ्टवेयर इन जावा एंड दैट सॉफ्टवेयर इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरप्रेटर। दैट सॉफ्टवेयर इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरप्रेटर। तो आपका थर्ड स्टेप होगा प्रोग्राम को रन करना, जिसे जावा की टेक्निकल इंग्लिश में आप बोलेंगे अपने प्रोग्राम का परफॉर्म करना, इंटरप्रिटेशन। बताइए यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई क्वेरी यहां तक? ठीक, चलिए अब हम आते हैं स्टेप नंबर 1 पे। फाइन जुनैद, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज है, आप अपने एंड पे इंक्रीज करिए। एट माई एंड वॉल्यूम इज फुल। बाकी लोगों को भी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्या क्वेश्चन है सुमित? अभी नहीं, बाद में। दीज ऑल आर एडवांस टॉपिक्स। मैंने पहले भी कहा था ना आपसे, आप मेरे से पर्सनली चैट करके पूछ लिया करो। चलिए बढ़िया आ गया। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा फर्स्ट जावा कोड, फर्स्ट जावा इंप्लीमेंटेशन, फर्स्ट जावा कोड अपन लिखते हैं और उसे करते हैं अपन प्रॉपर तरीके से ट्रेस। फाइन, सो दिस इज योर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है, कोड लिख रहा हूं मैं, आप कोड ध्यान से देखना, फिर इसकी एक एक लाइन को करते हैं अपन ट्रेस। पहली लाइन मैंने लिखी क्लास टेस्ट। विद इन क्लास टेस्ट आई हैव रिटन
public static void main, within parenthesis of main I have mentioned string square bracket args, inside main मैंने कहा system dot out dot println followed by the message welcome to Java, curly braces closed, another curly brace closed. ये है आपका फर्स्ट प्रोग्राम, राइट? अब शुरू करते हैं अपन इस प्रोग्राम की एक एक लाइन का ट्रेस, इस प्रोग्राम की एक एक लाइन का मतलब। सबसे पहले तो बताइए आपने ऊप्स का बैकअप कर लिया कि नहीं करा? कर लिया। तो आकाश आपको पहला वर्ड समझ नहीं आ रहा? आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या होता है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो फिर आप क्यों कह रहे थे सिंटेक्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ऐसा तो नहीं है, थोड़ा आ रहा है थोड़ा नहीं आ रहा है, वो धीरे धीरे आएगा जैसे जैसे प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ेगा, राइट? चलिए तब सुनिए ध्यान से। सबसे पहली लाइन, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़े हैं तो आपने सीखा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलती है जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएं हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर आप क्लास डिजाइन करें। मैंने आपको जावा की प्रॉपर्टीज लिखाते वक्त कहा था जावा फुल स्ट्रिक्ट तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स आपको फॉलो करने को कहती है। तो आज से पहला रूल दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी जावा में आप प्रोग्राम शुरू करेंगे द फर्स्ट लाइन इन योर कोड विच यू आर गोइंग टू राइट इज द कीवर्ड क्लास। गौर करिएगा ये जावा का कीवर्ड है और इसके बाद आप अपनी क्लास को कोई भी नाम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने सिर्फ सी पढ़ी है तो आपने देखा होगा हम लोग सी में प्रोग्राम शुरू करते हैं मेन से। सी में मेन क्या होता है? जल्दी बोलिए, सी में मेन क्या होता है? मेन इज अ फंक्शन। बट जावा सी की तरह प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में सबसे पहले जो चीज बनाई जाती है वो होती है क्लास। आई होप आपने ऊप्स का बैकअप कर लिया होगा, ऊप्स का रिफ्रेशर कर लिया होगा, वो आपने सीखा होगा कि क्लास किस तरीके से करते हैं अपन डिजाइन। तो जावा के अंदर हम क्लास लिखेंगे और उसके बाद क्लास का नाम लिखेंगे। अब आपको क्लास के नाम में एक स्पेशल चीज नजर आ रही होगी, मैंने पहला अल्फाबेट क्लास के नाम में कैपिटल रखा है। क्या आप इस बात को नोट कर पा रहे हैं? टेस्ट का टी आपको कैपिटल दिख रहा है। तो जावा के अंदर जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं जावा ये स्ट्रांगली रिकमेंड करती है, जावा ये स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि हम क्लास के पहले अल्फाबेट को हमेशा डिक्लेयर करें इन अपर केस। आई रिपीट, जब भी जावा में हम कोई कोड लिखते हैं हम क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते हैं तो हम क्लास को एक नाम देते हैं। अगर आपको लग रहा है सर क्लास क्या होती है, उम्मीद करता हूं आपने ऊप्स पढ़ी होगी, तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। क्लास एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम दोनों चीजें रख सकते हैं, प्रोग्राम में यूज होने वाले वेरिएबल्स और प्रोग्राम में यूज होने वाले फंक्शंस। आई रिपीट, क्लास एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें हम दोनों चीजें रख सकते हैं, प्रोग्राम में यूज होने वाले वेरिएबल्स भी और प्रोग्राम में यूज होने वाले फंक्शंस भी। तो क्योंकि जावा एक स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो जावा आपको इजाजत नहीं देती, परमिशन नहीं देती कि आप बिना क्लास के एक लाइन का भी कोड जावा में लिखें। नॉट इवन वन सिंगल लाइन इन जावा यू कैन राइट विदाउट मेकिंग यूज ऑफ द कीवर्ड क्लास। आप एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे तो भी क्लास की जरूरत पड़ेगी, आप कोई फंक्शन बनाएंगे तो भी क्लास के अंदर बनेगा। जावा की पूरी दुनिया समाई हुई है इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास। अब जावा कहती है जब प्रोग्रामर क्लास का नाम लिखे तो एज सच क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहला लेटर प्रोग्रामर को क्लास के नाम का रखना चाहिए कैपिटल। अगर आपको लगता है सर मैं नाम कैपिटल से ना शुरू करूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी कोड आपका चलेगा। बट जावा में याद रखिएगा जो बातें जावा की तरफ से रिकमेंडेशंस होती हैं उन्हें मानना हमारे लिए जरूरी होता है। नहीं तो कल को जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे वहां पर आप कोडिंग करेंगे और आप उन गाइडलाइंस को, उन रिकमेंडेशंस को नहीं मानेंगे जो जावा ने दी है, तो सही होने के बावजूद आपका कोड रिजेक्ट हो जाएगा। आपका कोड जब रिव्यू पे जाएगा तो जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके टीम लीड्स हैं, वो आपके कोड को रिजेक्ट कर देंगे
क्योंकि एक टीम में काम करते वक्त बहुत जरूरी है कि हम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। और जावा में जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो ये कहता है क्लास नेम्स शुड ऑलवेज बिगिन विद अपर केस लेटर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? तो जब भी जावा में आप क्लास बनाएंगे द फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज इन अपर केस, उसके बाद आप लोअर केस में नाम लिख सकते हैं। अब आइए क्लास के अंदर, तो आपको मेन दिखेगा। उम्मीद करता हूं आपने सी पढ़ी है तो मेन आपको जाना पहचाना लगेगा, बस थोड़ा सा मेन के साथ चीजें आपको यहां पर ज्यादा दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं वोकैबुलरी वाइज आपको बता दूं इसमें से आप किसको क्या बुलाएंगे, क्योंकि जावा में प्लीज याद रखिएगा वोकैबुलरीज मैटर अ लॉट। आप क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या समझ रहा है, वो सब गड़बड़ हो जाएगा अगर आप वोकैबुलरी गलत कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो 3 वर्ड्स आपको मेन के आगे दिख रहे हैं उनके नाम बता रहा हूं किसको क्या बुलाते हैं। चैट विंडो में लिख के बताइए मेन के आगे क्या क्या दिख रहा है। चैट विंडो में लिख के बताइए मेन के आगे क्या क्या दिख रहा है। मेन के आगे आपको 3 कीवर्ड्स नजर आ रहे होंगे। याद रखिएगा ये तीनों के तीनों जावा में कीवर्ड्स हैं, पब्लिक भी, स्टैटिक भी, वॉइड भी। आप सबके नाम सुन लीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है ये पब्लिक क्या है, तो हम बोलते हैं ये जावा में कहलाता है एक्सेस मॉडिफायर। अगर आपने C++ पढ़ी होगी तो वहां पर इसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। जावा में स्पेसिफायर नहीं बोलते हैं, जावा में हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ये जावा की इंग्लिश है, याद रखिएगा। सेकंड जो आपको दिख रहा है स्टैटिक, वो जावा में कहलाता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। जो आपको स्टैटिक दिख रहा है वो जावा में कहलाता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। और ये जो आपको वॉइड नजर आ रहा है वो जावा के अंदर कहलाता है, आई डोंट थिंक ये आपके लिए नया है, रिटर्न टाइप। सी में भी आपको याद होगा मेन के साथ आप वॉइड लिखा करते थे, जावा में भी हम लोग मेन के साथ वॉइड लिखते हैं। अभी मैंने आपको इनमें से किसी का मतलब नहीं बताया है, अभी सिर्फ वोकैबुलरी बताई है। तो अगर कोई कहता है व्हाट इज पब्लिक, आप बोलोगे पब्लिक इन जावा इज एन एक्सेस मॉडिफायर। व्हाट इज स्टैटिक, आप बोलोगे स्टैटिक इन जावा इज एन नॉन एक्सेस मॉडिफायर। एंड व्हाट इज वॉइड, void in java is called as return type। अब इन तीनों का पर्पस समझाता हूं, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले वर्ड आता है पब्लिक। अब ये बताइए अगर आपने ऊप्स पढ़ी है तो आपने सीखा होगा क्लास के अंदर 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट और एक होते हैं पब्लिक। पढ़ा है आपने ये बेसिक ऊप्स में? पढ़ा है, जल्दी बताइए क्या डिफरेंस होता है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, फटाफट बताएं। हाउ प्राइवेट एंड पब्लिक आर डिफरेंट देन ईच अदर। हमने ये पढ़ा है ऊप्स में, थिंग्स विच आर प्राइवेट, थिंग्स विच आर प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जो चीजें प्राइवेट हैं वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होती हैं। जो चीजें पब्लिक हैं दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जो पब्लिक है वो क्लास के बाहर से एक्सेस हो सकती है, राइट? तो अब आप मुझे बताएं अगर आपने जावा का फर्स्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो जावा में आपके प्रोग्राम को रन कौन करता है, कौन जिम्मेदार है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का? जेवीएम जिम्मेदार है, राइट? अब जब जेवीएम आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो याद रखिएगा जेवीएम आपके प्रोग्राम को रन करना मेन से स्टार्ट करता है, और जेवीएम आपके प्रोग्राम के मेन को तब तक एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक मेन के साथ आप कीवर्ड ना लगाएं पब्लिक। दोबारा से मेरी बात सुनिएगा, आपके प्रोग्राम का जावा में एग्जीक्यूशन बिल्कुल सी की तरह मेन से स्टार्ट होता है। याद कीजिए सी में मेन को कॉल कौन करता है, जल्दी बताइए सी में मेन को कॉल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जावा में मेन को कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, जावा में मेन को कॉल करता है जेवीएम। और जेवीएम इतना ईमानदार, इतना ऑनेस्ट सॉफ्टवेयर है कि जेवीएम कहता है मैं क्लास के अंदर की चीजें कैसे एक्सेस कर पाऊंगा जब तक प्रोग्रामर उसके आगे कीवर्ड ना लगाए पब्लिक। तो अगर कोई पूछता है जावा में मेन को पब्लिक क्यों करते हैं, तो हम लोग अपने लिए मेन को पब्लिक नहीं कर रहे हैं, हम मेन को पब्लिक इसलिए करते हैं जिससे जेवीएम मेन को एक्सेस कर पाए, जेवीएम
मेन को कॉल कर पाए। मेन अपने आप में एक फंक्शन है, फंक्शन को कॉल करा जाता है, तो जेवीएम मेन को कॉल नहीं कर सकता जब तक आप मेन के आगे कीवर्ड ना लगाएं पब्लिक। इतना कहने और सुनने के बाद भी अगर आप मेरे से ये कहते हैं कि सर मैं पब्लिक ना लगाऊं तो क्या होगा, मैंने आपकी सारी बात समझ ली, आप तो बताइए पब्लिक ना लगाऊं तो क्या होगा। तो प्लीज गौर से सुनिएगा, ये जावा का बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आपने मेन के आगे पब्लिक नहीं लगाया तो जावा का प्रोग्राम जब आप कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन याद रखिएगा, जब आप रन करेंगे तो जेवीएम एरर देते हुए प्रोग्राम रन करने से मना कर देगा और आपसे बोलेगा आपने मेन को पब्लिक नहीं करा है तो मैं मेन को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं पूरी कहानी फिर समराइज कर रहा हूं। अगर कोई कहता है मेन के आगे पब्लिक क्यों लगाते हैं, जवाब, मेन के आगे पब्लिक प्रोग्रामर अपनी इच्छा, अपनी खुशी से नहीं लगा रहा है, मजबूरी में लगा रहा है। कैसी मजबूरी? ये मजबूरी कि अगर मेन पब्लिक नहीं होगा तो जेवीएम जो कि क्लास के बाहर बैठा है वो मेन को एक्सेस कैसे कर पाएगा, मेन तक पहुंच कैसे पाएगा। तो जेवीएम कहता है अगर आप चाहते हैं मैं मेन को कॉल करूं, और याद रखिएगा कोई सेकंड चॉइस भी नहीं है, ये भी मत सोचिएगा सर इसके अलावा कोई और तरीका है कि मेन चल जाए, नहीं, यही एकमात्र तरीका है। तो जेवीएम कहता है अगर मैं मेन को कॉल करूंगा तो पहले मेन मुझे नजर तो आए, और क्लास के अंदर की चीजें क्लास के बाहर से तब विजिबल होती हैं, तब नजर आती हैं जब उनके साथ एक्सेस मॉडिफायर लगाया जाए पब्लिक। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर क्या जावा में हर फंक्शन को पब्लिक करते हैं, जी नहीं, जावा में हर फंक्शन को जेवीएम कॉल नहीं करता, जावा में जेवीएम कॉल करता है मेन को। तो मेन का पब्लिक होना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है सर इस टेस्ट क्लास में मैंने एक शो नाम का फंक्शन बनाया, तो क्या होगा शो नाम के फंक्शन के साथ पब्लिक लगाऊं कि प्राइवेट लगाऊं? मैं कहूंगा कुछ भी लगा दीजिए आप, पब्लिक लगाइए, प्राइवेट लगाइए, आपकी मर्जी है, क्योंकि शो को जेवीएम कॉल नहीं करेगा लेकिन मेन को जेवीएम कॉल करेगा। और जेवीएम कहता है अगर मैं कॉल कर रहा हूं मेन तो प्लीज मुझे मेन विजिबल करवाओ, और मेन उसको विजिबल तब होगा जब मेन के आगे कीवर्ड लगा होगा पब्लिक। क्या ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नहीं दीपक, मैं आ रहा हूं, हेडर फाइल्स के कॉन्सेप्ट पे अभी आता हूं। जावा में हेडर फाइल की जगह पैकेजेस होते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल सुनिए, ठीक है, एक बेसिक सा सवाल। सवाल यह है कि अगर हम लोग हमारे प्रोग्राम में मेन के आगे से पब्लिक हटा देते हैं तो क्या ये प्रोग्राम कंपाइल होगा? वेरी गुड, ये प्रोग्राम 100% कंपाइल होगा। बस दिक्कत ये है कि हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। मैं इन सब का प्रैक्टिकल आपको परसों दिखाऊंगा। आज सिर्फ थ्योरेटिकल ये आप एक एक चीज को सुनकर दिमाग में नोट कर लीजिएगा। वैसे कॉपी पेन लेके नोट करने की भी जरूरत नहीं है, ये सब स्लाइड्स में है, और स्लाइड मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है आपसे, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप देख सकते हैं, वो स्लाइड ऑलरेडी है और गूगल क्लासरूम पे भी अपलोडेड है। आप सिर्फ यहाँ ध्यान से मेरी बात सुनो और ढेर सारे डाउट्स पूछो, ठीक है। तो अगर हम मेन के आगे से पब्लिक हटा देते हैं तो क्या ये जावा में सिंटेक्स एरर गिना जाएगा? तो जवाब है नहीं, ये जावा में सिंटेक्स एरर नहीं है। बट हाँ, अगर मेन के आगे पब्लिक नहीं लगाया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब मुझसे एक स्टूडेंट ने इस टॉपिक पे एक सवाल पूछा था, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपसे वो सवाल पूछता हूं। उसने मुझसे पूछा कि सर सी लैंग्वेज में हम मेन के आगे पब्लिक नहीं लिखते हैं, जावा में क्यों लिखना पड़ता है? क्या आप जवाब देंगे? सी में तो मेन के आगे पब्लिक नहीं लिखा जाता, जावा में क्यों लिखते हैं? तो बहुत सिंपल सा जवाब है, सी लैंग्वेज में मेन क्लास के अंदर नहीं होता है, सी लैंग्वेज में क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। याद कीजिए, मेन ऑलरेडी क्लास के बाहर होता है, और जो चीजें क्लास के बाहर हैं, दिमाग लगाइए, जो चीजें क्लास के बाहर हैं वो कब से प्राइवेट होने लगी? वो तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगी ना, मानते हैं? प्राइवेट और पब्लिक तो क्लास कहती है ना, जब क्लास ही नहीं है तो किस बात का प्राइवेट और किस बात का पब्लिक? इसलिए सी से कंपेयर मत करिए जावा के मेन को। सी का मेन विदाउट क्लास बनता है, और जावा में मेन छोड़िए, आप ये लाइन तक बिना क्लास के नहीं लिख सकते। क्या आप सबको पता है ये लाइन क्या कर रही है?
क्या आप सबको पता है ये लाइन क्या कर रही है जो मैंने लिखा है? ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। और जावा में फंक्शन बनाना तो दूर की बात, एक वेरिएबल तक आप डिक्लेयर नहीं कर सकते जावा में आउटसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास। अगर क्लास के बाहर कुछ भी करा आपने, जावा एक सेकंड नहीं लगाएगी और प्रोग्राम में दे देगी एरर। तो क्योंकि जावा में क्लास बनाना जरूरी है, तो हर चीज को डंप करना पड़ता है क्लास के अंदर, सबको पैक करना पड़ता है क्लास के अंदर। और क्लास के अंदर इसलिए रख रहे हैं ताकि जावा के रूल्स फॉलो हो पाए, और क्योंकि मेन क्लास का पार्ट है, मेन क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होगा जब तक हम लोग मेन के आगे पब्लिक कीवर्ड ना लगाएं। ओके, एम आई क्लियर? क्लास के आगे पब्लिक हम आगे पढ़ेंगे, क्लास के आगे पब्लिक किसी दूसरे कारण से लगाते हैं, और ये तब समझ पढ़ेंगे जब हम पैकेज पढ़ेंगे। व्हाट इज योर गुड नेम? कैन आई गेट नो योर नेम? स्काईपी, आपका नाम क्या है बेटा? एक्चुअल नाम क्या है आपका? आकाश, राइट। तो आकाश, क्लास के आगे पब्लिक कब लगाते हैं ये हम लोग पैकेज चैप्टर के दौरान सीखेंगे। ओके, डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये हुई पहली स्टोरी डिस्कस कि जावा में मेन के आगे पब्लिक क्यों लगाते हैं। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ू? शैल आई प्रोसीड? चलिए आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। अब और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जावा में मेन के आगे स्टैटिक क्यों लगाते हैं। अब ये स्टैटिक का चक्कर क्या है ये समझाने के लिए मुझे आपको छोटा सा ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना पड़ेगा। आई होप आपने पढ़ा तो होगा, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है, सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ा है, तो भी जो मैं बता रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और नहीं आया तो प्लीज चैट विंडो में पूछिएगा जरूर, ठीक है? एक सिनेरियो सुनिए। इमेजिन करिए मेरे पास एक ए नाम की क्लास है, सपोज करिए, और कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? फिलहाल मैं आपको C++ में कुछ चीजें समझा रहा हूं। तो मेरे पास ए नाम की एक क्लास है। इस ए नाम की क्लास के अंदर मेरे पास एक शो नाम का मेंबर फंक्शन है, और कुछ कोड है उसके अंदर। क्या कोड है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बताइए, जितना लिखा उतना समझ में आया आपको कि नहीं आया? समझ में आया? ये क्लास का नाम हो गया, ओके। और ये जो शो आप देख रहे हैं, C++ अगर आपने पढ़ी हो तो इसे बुलाते हैं क्लास का मेंबर फंक्शन। अब आपसे मैं पूछता हूं, मुझे इस शो नाम के फंक्शन को कॉल करना है, मुझे इस शो नाम के फंक्शन को कॉल करना है। बताओ मैं मेन में आकर क्या लिखूंगा? तो आप सबने अगर बेसिक्स पढ़े और आपका भी रिवीजन ऊप्स का चल ही रहा है, तो बताइए मेरा पहला स्टेप क्या होगा? बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया। हमें ए क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, हमें ए क्लास का क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, राइट? जो हम लोग C++ में ऐसे करते हैं, ए ओबीजे, ओके। और उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं obj.show। बताइए ये क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? क्लियर हुआ? ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं। मुझे नहीं बनाना एक ऑब्जेक्ट। क्या कोई तरीका है कि मैं इस शो को बगैर ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर लूं? मैं नहीं चाहता कि मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं। क्लास है फिर भी मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहता, बिना ऑब्जेक्ट के शो को एक्सेस या कॉल करना चाहता हूं। तो ऊप्स कहती है हाँ है, ऊप्स कहती है हाँ है एक सॉल्यूशन। अगर तुम चाहते हो कि तुम शो को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर पाओ, तो एक कीवर्ड होता है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। याद रखिएगा इस कीवर्ड पे 3 दिन मैं आपको जावा में टॉपिक पढ़ाऊंगा जब हम स्टैटिक कीवर्ड डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना सुन लीजिए कि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि मेन के साथ स्टैटिक क्यों लगाए। तो ऊप्स कहती है अगर हम शो को कॉल करना चाहते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, तो हमें शो के आगे कीवर्ड लगा देना चाहिए विच इज कॉल्ड एज स्टैटिक।
अगर हमने शो को स्टैटिक कर दिया तो फिर ये बंधन, ये जबरदस्ती, ये रेस्ट्रिक्शन हटा दिया जाता है लैंग्वेज की तरफ से कि हमको क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। अब हम शो को कैसे कॉल कर पाएंगे? अब हम शो को बगैर ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। क्या नहीं बनाना पड़ेगा? एक क्लास का नहीं बनाना पड़ेगा अपन को ऑब्जेक्ट। बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट समझ में आया? चलिए अब वापस लौटिए जहां से आए थे। अब मुझे बताइए ये जो मेन नाम का फंक्शन आपको दिख रहा है, इसे कॉल आप करेंगे कि इसे कॉल जेवीएम करेगा? इसे कॉल अपन लोग करेंगे कि ये जेवीएम द्वारा कॉल होगा? जेवीएम द्वारा कॉल होगा, राइट। और जेवीएम कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं मेन को कॉल करने के लिए। आप इसे जेवीएम का आलसीपन मान सकते हैं, आप इसे जेवीएम की लेजीनेस मान सकते हैं, या जबरदस्ती मान सकते हैं, जो भी मान लीजिए, बट ये जावा का रूल है। जेवीएम कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं मेन को कॉल करने के लिए। इन केस आपको लग रहा है सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, हल्का सा हिंट दे देता हूं। जावा में ऑब्जेक्ट बनाना बहुत कम्बरसम, बहुत हैवी प्रोसेस होता है एज कंपेयर टू C++। जावा में जब ऑब्जेक्ट बनता है ढेर सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो जेवीएम का ये सोचना है कि मुझे बस एक मेथड कॉल करना है, मुझे बस एक मेथड कॉल करना है। कौन सा जल्दी बताइए? मेन। जेवीएम कहता है मुझे बस एक मेथड कॉल करना है, मेन। इस एक मेथड के लिए क्यों इतनी मेहनत करूं कि जबरदस्ती टेस्ट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं? चलो मैं प्रोग्रामर से बोलता हूं, जैसे वो मेन के साथ पब्लिक लगा रहा है वैसे वो मेन के साथ स्टैटिक भी लगाए। यानी अगेन मैं आपके नोटिस में डालूंगा, स्टैटिक भी हम हमारी खुशी से नहीं लगा रहे हैं, हम हमारी इच्छा से नहीं लगा रहे हैं, मजबूरी में लगा रहे हैं। क्योंकि जेवीएम कहता है अगर मेन स्टैटिक नहीं हुआ तो मैं मेन को कॉल नहीं कर सकता हूं, मैं मेन को कॉल नहीं कर सकता हूं। तो मेन का पब्लिक होना, मेन का स्टैटिक होना दोनों जरूरी है ताकि जेवीएम इजी वे में, सिंपल तरीके से मेन को कर सके कॉल। ये भी मत सोचिएगा सर अगर स्टैटिक हम लोग नहीं लगाएंगे। यस दीपक, जेवीएम सिर्फ मेन को कॉल करता है, और भी कॉल करता है वो चीजें, लेकिन शुरुआत मेन से होती है, पहला कॉल जेवीएम मेन को देता है। ओके दीपक, ठीक है। अब वापस अपनी बात पे आता हूं मैं। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर अगर हम लोग स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो क्या जेवीएम ऑब्जेक्ट बना लेगा। मान लीजिए हम जेवीएम की बात नहीं मानते हैं और ऑब्जेक्ट हम स्टैटिक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो ऑब्जेक्ट बना लेगा मेन को कॉल करने के लिए? नहीं बनाएगा। तो अगर मैं मेन के आगे से स्टैटिक हटा दूं तो कोड कंपाइल, जल्दी बोलिए, कोड कंपाइल हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मेन के आगे पब्लिक और स्टैटिक जावा के कंपाइलर की जिद नहीं है, मेन के आगे पब्लिक और स्टैटिक जावा के जेवीएम की जिद है। कंपाइलर नहीं बोलता कि पब्लिक स्टैटिक लगाओ, कंपाइलर कहता है भाई वॉइड मेन लिख दो, मैं तो तब भी कोड कंपाइल कर दूंगा, बिल्कुल सी की तरह। लेकिन जेवीएम कहता है ये कौन सा मेन है जिसके आगे ना पब्लिक है ना स्टैटिक है, ना मुझे मेन दिखेगा, ना मैं मेन को कॉल कर पाऊंगा बगैर ऑब्जेक्ट बनाए। तो हमें दोनों कीवर्ड मेन के साथ लगाने पड़ते हैं, पब्लिक भी और स्टैटिक भी। अगर हमने ये कीवर्ड मिस करे कोड कंपाइल जरूर होगा, बट गौर कीजिएगा कोड रन नहीं करा जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। पैकेज के बारे में आकाश आगे बात करेंगे अपन। मैंने आपसे बार बार बोला ना, क्लास के साथ पब्लिक लगाना, पैकेज नाम का कॉन्सेप्ट, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्टैटिक लगाकर करेंगे शुभम। C++ भी तो कहती है ना, ये C++ से ही तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। C++ ने ही तो कहा है कि अगर आप शो के आगे स्टैटिक लगा देंगे तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आप शो को बिना ऑब्जेक्ट बनाए। वही कॉन्सेप्ट जावा मानती है, वही कॉन्सेप्ट बाकी लैंग्वेजेस भी मानती हैं। पाइथन भी ऐसा ही कहती है अगर आपने पाइथन करी हो तो, राइट। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, दुनिया की हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहती है अगर क्लास पे डिपेंडेंसी खत्म करनी हो, ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी खत्म करनी हो रैदर, तो आप मेथड को, फंक्शन को स्टैटिक कर दो। हो गया शुभम क्लियर? आगे बढ़ू?
ठीक है, आप सुनिए ध्यान से पब्लिक और स्टैटिक के बारे में दो जरूरी बातें। क्या पब्लिक स्टैटिक हटाए जा सकते हैं? क्या पब्लिक स्टैटिक हटाए जा सकते हैं? यस और नो, जल्दी बोलिए। नहीं हटाए जा सकते। हटा देंगे तो कंपाइल होगा लेकिन रन नहीं होगा, है ना। बस आप इनकी पोजीशन स्वैप कर सकते हैं, बस आप इनकी पोजीशन स्वैप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब बुद्धि दौड़ाइए। जावा में इसका मतलब मेन दो तरह से लिखा जा सकता होगा, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो। समझ पा रहे हैं? जावा में आप मेन ऐसे भी लिख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, स्ट्रिंग args, और जावा में आप मेन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन। इन दोनों कीवर्ड्स को हटा तो नहीं सकते, बट इनकी पोजीशन आपस में हम स्वैप जरूर कर सकते हैं। दोनों जावा में बिल्कुल वैलिड डिक्लेरेशंस माने जाएंगे। ईदर यू राइट पब्लिक स्टैटिक और यू राइट स्टैटिक पब्लिक। एम आई क्लियर? आई बात समझ में यहां पर? ठीक है, और एक चीज नोटिस करिएगा, सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में बोल रहा हूं। सी प्लस प्लस में अपन जब पब्लिक लिखते हैं तो पब्लिक के साथ ये कोलन लगाते हैं। क्या ये कोलन कंपलसरी है सी प्लस प्लस में? यस, सी प्लस प्लस में ये कंपलसरी होता है, जावा में नहीं होता है, याद रखना। जावा में अगर पब्लिक के साथ कोलन लगा दिया तो जावा दे देती है एरर। तो जावा में बस पब्लिक लिखते हैं, नो कोलन इज अप्लाइड इन जावा। एम आई क्लियर? आगे बढ़ू? चलिए, तो पहले दोनों कीवर्ड्स आपके कंप्लीट, पब्लिक और स्टैटिक की कहानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे कीवर्ड पे आते हैं, विच इज वॉइड। आई डोंट थिंक आपने अगर प्रोग्रामिंग करी है तो आपने वॉइड कभी ना सुना हो। बताइए, व्हाट डज द वर्ड वॉइड मीन? वॉइड का मतलब नथिंग होता है, राइट। नथिंग को और सिंपल भाषा में बोलूं तो नथिंग का मतलब नो वैल्यू। और मैंने आपसे बोला वॉइड रिटर्न टाइप है, करेक्ट। तो मेन के आगे वॉइड लिखकर हम ये बता रहे हैं जेवीएम को कि मेन जेवीएम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगेन, आप अगर सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तो आपने देखा होगा वहां वॉइड मेन लिखते थे, वैसा ही वॉइड मेन आप जावा में भी लिखते हैं। तो वॉइड लिखकर आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मेन जेवीएम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और अगर आपने सी डबल प्लस पढ़ी है तो आपने इस बात को नोटिस करा होगा, सी डबल प्लस में हम लोग इंट मेन लिखते थे और लास्ट में क्या लिखते थे? सी डबल प्लस में मेन के लास्ट में क्या लिखा जाता था? लिखा जाता था रिटर्न 0। जावा में ऐसा नहीं चलेगा, जावा में ऐसा नहीं चलेगा। जावा में मेन की एक ही रिटर्न टाइप होती है और वो रिटर्न टाइप होती है वॉइड। क्या बताता है मेन वॉइड लिखकर? ये बताता है कि वो जेवीएम को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगेन मैं आपको बोलूंगा, इस गलतफहमी में मत आइएगा कि सर जावा में हम जितने भी फंक्शंस बनाएंगे सबके साथ पब्लिक स्टैटिक वॉइड लगेगा। ऐसा कतई कतई नहीं है। ये रेस्ट्रिक्शन जबरदस्ती सिर्फ मेन के साथ है। जब हम अपना फंक्शन बनाएंगे हम डिसाइड करेंगे उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रखनी है कि बूलियन रखनी है कि कैरेक्टर रखनी है, उसे प्राइवेट करना है, पब्लिक करना है, स्टैटिक करना है, नहीं करना है, ये सब हम तय करेंगे। लेकिन मेन के लिए हम कुछ तय नहीं करते, चीजें पहले से डिसाइडेड हैं, हम सिर्फ उन चीजों को फॉलो करते हैं। तो मेन की विजिबिलिटी फिक्स है। बताइए क्या होगी जल्दी? मेन की विजिबिलिटी क्या होगी? फटाफट। सिर्फ 4 लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, इतने सारे स्टूडेंट्स लॉग्ड इन हैं, जवाब सिर्फ 4 लोग देंगे तो कैसे काम चलेगा? मेन की विजिबिलिटी हमेशा पब्लिक होगी, हमेशा मतलब हमेशा। आज आप पहली बार जावा पढ़ रहे हैं, कभी एडवांस जावा, एंड्रॉइड कुछ भी पढ़ेंगे, सब में आपको आगे लगा हुआ दिखेगा पब्लिक। नंबर 1। नंबर 2, स्टैटिक मेन को ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट बनाता है। यानी ये मेन की नेचर है कि मेन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। जेवीएम बगैर ऑब्जेक्ट के मेन को कॉल करना चाहता है तो कंपल्शन है कि प्रोग्रामर मेन को स्टैटिक करेगा। थर्ड है वॉइड। वॉइड क्या बताता है? जल्दी बताइए, वॉइड क्या बताता है? वॉइड बताता है मेन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब फिर से मेरा आपसे सवाल, क्या मैं इस वॉइड की जगह कुछ और लिख सकता हूं? क्या मैं इस वॉइड की जगह इंट लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। लिख दिया तो क्या होगा? सेम जवाब है,
कोड कंपाइल होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको हर हाल में मेन के लिए पब्लिक भी लिखना पड़ेगा, स्टैटिक भी लिखना पड़ेगा, वॉइड भी लिखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, वॉइड की जगह भी नहीं बदली जा सकती, वॉइड की जगह नहीं बदली जा सकती, वॉइड अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, बस पब्लिक स्टैटिक इंटरचेंज करे जा सकते हैं। बताइए, क्लियर हुआ? बढ़ूं आगे? चलिए, अब मैं बहुत देर से एक गलत वोकैबुलरी यूज कर रहा हूं। अब उस वोकैबुलरी को बोलना बंद कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा पिछले आधे घंटे में मैंने कम से कम 10 बार बोला होगा कि मेन क्या है, मेन क्या है, फंक्शन। अब ये शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए जावा पढ़ते वक्त, ये शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए जावा पढ़ते वक्त। जावा का कहना है जावा में फंक्शंस नहीं होते हैं, तो फिर मेन को क्या पढ़ेंगे? जावा कहती है मेरे यहां जिनके साथ पैरेंथेसिस लगता है उन्हें फंक्शन नहीं पढ़ते, उन्हें पढ़ा जाता है मेथड। ये जावा की इंग्लिश है। अगेन आपको लग सकता है सर खाली नाम का ही तो फर्क है, बट यकीन मानिए इंटरव्यूज में नाम तक आपके आंसर को गलत करवा देगा अगर सब सही बोला और वोकैबुलरी यानी नाम आपने गलत यूज कर लिया। तो अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज मेन इन जावा, नेवर से मेन इज अ फंक्शन, ऑलवेज से मेन इज अ मेथड। अगर आपको लग रहा है ऐसा क्यों, फंक्शन बोलने में क्या प्रॉब्लम है, तो प्रोग्रामिंग कहती है, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, प्रोग्रामिंग कहती है जो चीजें क्लास का पार्ट नहीं है और उनके साथ पैरेंथेसिस है वो फंक्शंस कहलाते हैं। जो चीजें क्लास का पार्ट नहीं है और उनके साथ आप पैरेंथेसिस लगा रहे हैं वो फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन जो चीजें क्लास के अंदर हैं वो फंक्शंस नहीं हैं, दे आर बेटर नोन एज मेथड्स, दे आर बेटर नोन एज मेथड। जैसे आप C++ वाले एग्जांपल पे चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या शो क्लास के अंदर बना है, क्या ये क्लास का पार्ट है, तो आप बोलोगे हाँ, तो शो को क्या बुलाएंगे? शो को हम बुलाएंगे, अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट वोकैबुलरी ऊप्स की यूज करें, स्ट्रिक्ट वोकैबुलरी, तो शो को बुलाएंगे हम लोग मेथड। और अगर मैं बोलूं अच्छा मेन क्या है, तो आप मेन को यहां जी भर के बुला सकते हैं फंक्शन, क्योंकि मेन क्लास का हिस्सा यहां पर नहीं है। तो ऊप्स कहती है थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ द क्लास दे आर नॉट कॉल्ड फंक्शंस, दे आर ऑलवेज कॉल्ड मेथड्स। तो जावा में फंक्शंस नहीं होते। बताइए क्यों नहीं होते, बताइए क्यों नहीं होते? क्योंकि अब मैं आपको इस क्लास में ये चौथी पांचवी बार बोल रहा हूं, नथिंग इन जावा, नथिंग इन जावा लिव्स आउटसाइड द क्लास। जावा में क्लास के बाहर दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब क्लास के बाहर दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फंक्शन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? फंक्शन भी तो क्लास के अंदर आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जब क्लास के अंदर फंक्शन आता है वो फंक्शन नहीं रह जाता, वो ऊप्स की दुनिया में बन जाता है मेथड। आर यू गेटिंग दिस? समझ आ रही है मेरी बात? अच्छे से क्लियर हो रहा है, राइट? तो सी में मेन क्या है? सी में मेन क्या है? फंक्शन। C++ में मेन क्या है? फंक्शन। बट जावा में मेन फंक्शन नहीं है, जावा मेन इज अ मेथड। ओके, अब अगला पॉइंट आता है, नाम मेन ही क्यों दे रहे हैं? नाम मेन ही क्यों दे रहे हैं? उसका रूल सी से इनहेरिट हुआ है। जब सी में प्रोग्राम रन होता था तो सबसे पहले कहां से रन होता था? सी में जब प्रोग्राम रन होता था तो मेन से रन होता था। आज भी सी का प्रोग्राम रन होता है तो मेन से होता है। आज भी C++ का प्रोग्राम रन होता है तो मेन से होता है। जावा भी मानती है आज भी जावा का प्रोग्राम अगर रन होता है तो मेन से होता है। विदाउट मेन आप जावा में प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मेन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो आपको नाम तो मेन ही देना पड़ेगा। कोई और नाम दिया तो कोड कंपाइल, कंप्लीट करो, कोई और नाम दिया तो कोड कंपाइल हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैंने वहां मेन की जगह सचिन लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड सचिन, कंपाइलर कोड कंपाइल कर देगा, लेकिन जेवीएम बोलेगा कौन सचिन, कैसा सचिन, मुझे तो प्रोग्राम स्टार्ट मेन से करना है एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड मेन, तो मैं कोड रन ही नहीं करूंगा। जावा प्रोग्राम को मेमोरी में लोड ही नहीं करेगी जब तक उसे आपकी क्लास में नजर नहीं आएगा the method whose name should be main, main. Am I clear with this?
राइट। और जावा केस सेंसिटिव है, जावा केस सेंसिटिव है, यस बिल्कुल सी और सी प्लस प्लस की तरह जावा केस सेंसिटिव है। तो मेन, चारों लेटर मेन के होने चाहिए लोअर केस में, चारों लेटर मेन के होने चाहिए लोअर केस में। समझ रहे हैं सब लोग मेरी बात? एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर? और ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर 100% समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी पेशेंस रखिए। जावा है ही ऐसी कि पहली बार में इतनी सारी चीजें दिखती हैं कि बिगनर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता भर बीतेगा आप इन सब में कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी शॉर्ट में समराइज कर देते हैं, आप जवाब देना, लेट मी सी आप तक मेरी बात सही पहुंची है कि नहीं, एक एक लाइन में आंसर देना। वाई वी राइट पब्लिक, वाई वी राइट पब्लिक विद मेन, मेन के साथ पब्लिक क्यों लिखते हैं? टाइप योर आंसर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट JVM कैन एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। पूरा जवाब इंटरव्यू में क्या दोगे? सो दैट JVM कैन एक्सेस इट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, राइट। नंबर 2, why we write static, why we write static with main? So that JVM can access main without creating any object, so that JVM can access main without creating any object। और नोट्स बिल्कुल मत लिखिएगा, सब स्लाइड्स में, सिर्फ सुनते चलिए और डाउट्स पूछते चलिए। नंबर 3, why do we write void, why do we write void with main? so that मेन JVM को ये कन्वे करे कि मुझसे कोई वैल्यू तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। मेन does not want to return any value to JVM, so main says its return type is void। okay, and by the way what is main? चौथा क्वेश्चन, what is main? it is a method। और खासियत क्या है इसकी? खासियत क्या है? ये आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। किस बात का एंट्री पॉइंट? एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। और एग्जीक्यूट करता कौन है? एग्जीक्यूट करता है JVM। तो क्योंकि JVM प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट ही करेगा फ्रॉम दैट लाइन जिस पे टाइटल डाला होगा आपने MAIN में। क्लियर? आगे बढ़ू? चलिए, अब आ रहा है पैरेंथेसिस। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगेन आपसे एक छोटा सा सवाल प्रोग्रामिंग का पूछता हूं। किसी भी फंक्शन के साथ जब पैरेंथेसिस लगते हैं और उसके अंदर यहां कुछ डेटा दिखता है, तो ये डेटा क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ये डेटा कहलाता है आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। हालांकि हल्का सा फर्क दोनों में है, बट अभी के लिए अपन इनको एक मानते हैं। ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स। तो जो आप मेन के पैरेंथेसिस में लिखा हुआ देख रहे हैं ना, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, ये देख रहे हैं ना। अगर कोई पूछता है यार ये क्या है इतना लंबा चौड़ा, तो आप बोलोगे ये जो इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है ये मेन के कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अभी इससे ज्यादा मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज बहुत जल्दी हो जाएगा अगर इसके बारे में मैंने आपसे डिटेल्स डिस्कस करी। बस आपको दो बातें बताता हूं। नंबर 1, अगर कोई बोलता है ये कुछ स्पेशल टाइप के आर्गुमेंट्स हैं क्या, तो बिल्कुल हैं। इन्हें जावा की इंग्लिश में हम लोग बुलाते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। बिल्कुल मत सोचिएगा सर ये क्या है, ये तो कभी सुना ही नहीं। ये आप अगले हफ्ते सुनेंगे जब मैं जावा में आपको पहली बार यूजर से इनपुट लेना सिखाऊंगा। जब मैं आपको जावा में पहली बार यूजर से इनपुट लेना सिखाऊंगा। बस इतना याद रख लीजिए, ये लिखना जरूरी है। अगर आपने इसे नहीं लिखा फिर पुराना पॉइंट आ जाएगा। अगर आपने इसे नहीं लिखा, कोड कंपाइल होगा लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोड कंपाइल होगा लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जावा कोड यानी JVM कोड रन करने से मना कर देगा अगर मेन आपने बिल्कुल C++ की तरह, गौर कीजिए, C++ की तरह बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा। C++ में मेन का आर्ग्यूमेंट ब्लैंक होता है, कुछ नहीं होता है, बट जावा में रखना पड़ता है, मजबूरी में रखना पड़ता है, और ये मजबूरी JVM की तरफ से दी गई है, और वो हमने लिखा है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। अब ये भी सुन लीजिए इसमें ये तीनों क्या है।
ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, ये तीनों अपने आप में क्या है, बता रहा हूं, यही रहता है कि कुछ और रहता है। और आप लोग अपने क्वेश्चंस पब्लिकली पूछिए प्लीज। नंदिता, आपके क्वेश्चंस पब्लिक कर दीजिए ताकि सबको पता चले मैं किस सवाल का जवाब दे रहा हूं। ओके, चलिए सुनिए ध्यान से। अब और एक बात बताता हूं आपको स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS के बारे में। पहली बात तो मुझे लगता है आप भी पहचान जाएंगे अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को सुन रहे हैं। गौर से देखिए, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। कुछ याद आ रहा है? आज ही पढ़ा है आपने, आज ही पढ़ा है आपने लेक्चर की शुरुआत में। अगर किसी का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो तो वो जावा में एक क्लास है। तो सबसे पहली चीज, इफ समवन सेज स्ट्रिंग क्या है, इफ समवन सेज ये स्ट्रिंग क्या है, आप बोलेंगे ये जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है। ओके, प्री डिफाइंड का मतलब समझ रहे हैं? प्री डिफाइंड का मतलब समझ रहे हैं? हमने नहीं बनाई है, द क्लास इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन जावा, ये पहले से है, राइट? देन मुझे लगता है आपने सी पढ़ी है तो इस सिंबल को पहचानते होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं? पहचान रहे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है? शाबाश, एरे। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है पूरा, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, तो आप बोलोगे सर ये जावा में कहलाता है स्ट्रिंग का एरे, ये जावा में स्ट्रिंग का एरे है। अभी बिल्कुल मत सोचिएगा सर ये क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या फायदा है, एक हफ्ता रुकिए, सब कुछ समझ में आएगा जब हम जावा में डिस्कस करेंगे यूजर से इनपुट कैसे लेना है। ओके, तब तक के लिए बस एक बात याद रखिएगा, नंबर 1 ये लिखना पड़ेगा। नंबर 2 मुझसे पूछा गया है क्या यही लिखते हैं, अब इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। यही में आपको फ्रीडम है, आप ARGS की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं, आप ARGS की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है सर मैं वहां भोपाल लिख दूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट भोपाल भी काम करेगा। नंबर 2, जो एरे का नाम है और जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इंटरचेंज हो सकते हैं, जो एरे का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या नहीं बदल सकता? ना तो स्क्वायर ब्रैकेट हटा सकते हैं और ना स्ट्रिंग की जगह कोई और नाम आप लिख सकते हैं। आपको लग रहा है सर स्ट्रिंग की जगह इंटीजर लिख दूं, कैरेक्टर लिख दूं, नहीं लिख सकते। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग, कोई और नाम लिखेंगे तो कोड कंपाइल होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करा जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? आया? अगर आया तो अब मेरे एक और सवाल का जवाब दें। अ वेरी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट आर वैलिड डिक्लेरेशंस for the method main in Java? बताइए मेन जावा में कितनी तरह से डिक्लेयर करा जा सकता है? टेल मी, और जल्दी बताना। ना 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 नहीं नहीं नहीं, मेन जावा में 4 तरह से डिक्लेयर होता है, वैसे तो 5 होता है बट 5वां आपको बाद में बताऊंगा। 4 तरह से होता है जितना अभी पढ़ा है। पहला, वी कैन राइट public static void main string square bracket ARGS, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, we also can write, अभी आपने पढ़ा public static can be made static public, मानते हैं? ठीक, ये 2 तो पढ़ ही लिए थे, अभी आपने 2 और सुने। नंबर 3, we can also write it as public static void main string ARGS स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने आपसे कहा ना स्क्वायर ब्रैकेट और एरे का नाम इंटरचेंज हो सकता है। डिड आई से दिस? सुना था आपने? यस। और चौथा, आप इसी को पब्लिक स्टैटिक की जगह स्टैटिक पब्लिक करके भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS की जगह स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आया? एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब एक और बात सुनिए आपकी जनरल नॉलेज के लिए। जावा कब बनी थी? जावा कब बनी थी? तो ये जो आप 4 डिक्लेरेशंस देख रहे हैं ये 1996 से चले आ रहे हैं। ये 4 तरीके का मेन 1996 से चला आ रहा है। 1996 में जावा का कौन सा वर्जन आया था? JDK 1.0। ओके, और जब जावा का वर्जन 5 आया
जब जावा का वर्जन 5 आया। कब आया? 2005 के आसपास। ओके, तब से एक और मेन अलाउ करा उन्होंने। तो आपको बहुत सारी किताबों में एक और मेन दिखेगा, और उसके पैरेंथेसिस में आपको लगे हुए दिखेंगे एग्जैक्टली 3 डॉट्स। उसके पैरेंथेसिस में आपको लगे हुए दिखेंगे एग्जैक्टली 3 डॉट्स। मैं ये वाला मेन भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद। आपके कानों में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आप कोई बुक या यूट्यूब पे कभी कोई वीडियो देख रहे हो, या कोई इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ रहे हो, और वहां मेन में स्क्वायर ब्रैकेट की जगह डॉट दिखे, तो आप परेशान ना हो कि सर आपने तो बताया नहीं, और मैंने तो देखा मेन के साथ डॉट भी लगता है। तो मेन के साथ डॉट भी लगता है, लेकिन ये फीचर जावा में 2005 से आया था, और मैं ये फीचर आपको आगे पढ़ाऊंगा। इट इज वैलिड तरुण। अभी तो 2020 चल रहा है ना, 2005 ऑनवर्ड्स आया है ना ये। ऑफ कोर्स जावा 14 में भी वैलिड होगा। तो आप बताइए मेन के कितने ऑप्शंस? आप बताइए मेन लिखने के कितने ऑप्शन जावा में टोटल? 5 ऑप्शन, राइट। और इसमें किसको क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कम से कम वोकैबुलरी में। ये मैंने आपसे क्या कहा था, इनको जावा में क्या पढ़ा जाएगा? अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो इन सबको पढ़ा जाएगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। एक वर्ड मैंने आपको ये बोला था, दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, राइट। अब इसका मतलब क्या है वो छोड़ दीजिएगा, है ना। और ये वाला जो आप स्टाइल देख रहे हैं 3 डॉट वाला, ये जावा में कहलाता है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल मतलब समझने की कोशिश नहीं करना, फॉरगेट दैट, वो एक हफ्ते बाद। अभी सिर्फ आप इंग्लिश सुधारिए अपनी, राइट। तो व्हाट इज पब्लिक, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। एक्सेस मॉडिफायर। व्हाट इज स्टैटिक? व्हाट इज स्टैटिक? नॉन एक्सेस मॉडिफायर। व्हाट इज वॉइड? व्हाट इज वॉइड? रिटर्न टाइप। व्हाट इज मेन? What is main? Method name. What is string? What is string? Class name. What is ARGS? Array name. ARGS is array name. और ये पूरा क्या है? This complete is command line argument. Am I clear with this? आगे बढ़ू? चलिए लौटिए। जावा में इंडस्ट्री में अगर आगे जाना है तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा अभिनव, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा जावा में। अभी तो पहला स्टेप है, मैं कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा, है ना। अभी तो बहुत लंबे समय तक मिलना है अपन को, है कि नहीं। तो बताता चलूंगा, अभी अपन कंप्लीट कर लेंगे को ये वाला पार्ट, फिर बताऊंगा मैं आपको। बीच में कभी 5 मिनट निकाल के जावा का कैरियर पाथ आपसे डिस्कस करूंगा कि जावा में बेसिक से लेकर एडवांस तक कहां तक जा सकते हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। पहले आप यहां पढ़ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा, इस कंफ्यूजन को करूंगा सॉल्व में। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए मेन के अंदर। अब ये बताइए जावा में मेन क्या है? एक बार फिर से, क्या है मेन? मेथड है, राइट। और आपको पता होगा हर मेथड की बॉडी होती है, हर मेथड की बॉडी होती है। ये देखिए, ये अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो आप ये बोलोगे सर ये शो की आप बॉडी लिख रहे हैं, होती है ना। ऐसे जावा में अब आप मेन की बॉडी लिख रहे हैं, जो करली ब्रेस से ओपन होगी, करली ब्रेस से क्लोज होगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सी में भी आप मेन में करली ब्रेस लगाते थे, जावा में भी आप मेन में लगाएंगे करली ब्रेस। अब मेन के अंदर आ रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसमें 2 आपको पता है, मुझे 100% विश्वास है अगर आप आज का लेक्चर गौर से सुन रहे हैं तो 2 चीजें आपको पता है। बताइए सिस्टम क्या है? कैपिटल लेटर से नाम शुरू हो रहा है, शाबाश। सिस्टम जावा की प्री डिफाइंड क्लास है, और प्रिंटलन के साथ पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस। तो प्रिंटलन क्या है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, प्रिंटलन जावा का एक प्री डिफाइंड मेथड है। प्रिंटलन जावा का एक प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है। और ये वेलकम टू जावा क्या है?
ये वो टेक्स्ट है जो आप स्क्रीन पे करवाना चाहते हैं डिस्प्ले। इसका मतलब प्रिंटलन का जावा में वही रोल है जो रोल सी लैंग्वेज में प्रिंटफ का है, जो रोल सी प्लस प्लस में सी आउट का है। और अगर किसी ने पाइथन पढ़ी हो तो पाइथन में ये काम कौन करता है? पाइथन में ये काम प्रिंट करता है। तो जो रोल पाइथन में प्रिंट का है, जो रोल सी में प्रिंट एफ का है, वो रोल जावा के अंदर प्रिंट एलएन का है। एलएन क्यों लगा है ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। प्रिंट एलएन में एलएन क्या बता रहा है वो आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद कर लीजिएगा, सी में आपने बैकस्लैश एन पढ़ा है? क्या सभी लोगों ने बैकस्लैश एन पढ़ा है सी लैंग्वेज में? क्या करता है ये बैकस्लैश एन? आपको न्यू लाइन देता है। ऐसा ही कुछ जावा में करता है प्रिंट एलएन, है ना। तो इस एलएन के पीछे कहानी है, वो कहानी आपसे वेंसडे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरी लाइन से हो क्या रहा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो इस पूरी लाइन से आप स्क्रीन पे जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट यहां पे पास कर रहे हैं। अब आता है सर ये आउट कौन है? ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। आम बोलचाल में इस आउट को हम ऑब्जेक्ट बुला सकते हैं, बट मैं आज बहुत स्पेशल ध्यान वोकैबुलरीज पे दे रहा हूं आपके साथ। तो आप इसे एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बुलाते हैं, ये जावा में ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, ये जावा में कहलाता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑलवेज से ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। अगेन डाउट आएगा सर क्या फर्क होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस में? एक हफ्ते बाद जब मैं आपको इनपुट लेना सिखाऊंगा उसी दिन पहली बार आपको पढ़ाऊंगा जावा में व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तब तक मैं नहीं चाहता कि किसी के सामने आप गलत बोलें, फिर वो कहेगा कि आप गलत जगह सीख रहे हैं चीजें। अगर आपसे ज्यादा किसी को जावा आती है और उसने आपसे पूछा आउट क्या है और आपने बोल दिया ऑब्जेक्ट है, जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपका आंसर गलत है। ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, ये वोकैबुलरी वाइज कहलाता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अभी के लिए इतनी ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस इतना मान लीजिए, सिस्टम एक क्लास है, आउट एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, प्रिंट एलएन एक मेथड है। अगला डाउट, करते क्या है ये तीनों मिलकर? ये तीनों मिलकर स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट प्रिंट करने का काम करते हैं। अभी भी दिमाग में क्वेरी आ सकती है, सर सिर्फ प्रिंट एलएन क्यों नहीं लिख रहे हैं? सी में तो हम सिर्फ प्रिंट एफ लिखते हैं, तो जावा में सिर्फ प्रिंट एलएन क्यों नहीं लिख रहे हैं? उसके पहले सिस्टम और आउट क्यों लगा रखा है? तो वो भी समझ में आएगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आगे एक हफ्ते बाद डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मान लीजिए आप डायरेक्ट प्रिंट एलएन लिखेंगे तो जावा एरर दे देगी, क्योंकि जावा में हर मेथड किसी ना किसी क्लास का पार्ट है। जावा में हर मेथड किसी ना किसी क्लास का पार्ट है। मैं बार बार आपसे कहूंगा आप ये लाइन नहीं भूलना, इसे घोल के पी जाओ। जब तक जावा पढ़ोगे ये लाइन बहुत मदद करेगी। नथिंग इन जावा लिव्स आउटसाइड द क्लास। इसलिए जावा में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते प्रिंट एलएन, सी में लिख सकते थे, जावा में नहीं लिख सकते क्योंकि प्रिंट एलएन खुद एक क्लास का पार्ट है। इसलिए उसके साथ इतने डॉट वॉट लगे हुए आपको दिख रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। बताइए सबको समझ आ रहा है? ठीक है, अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, वो सवाल आप सबको आना चाहिए। मेन मेथड है, जल्दी बताइए। मेन मेथड है? हाँ। और प्रिंट एलएन भी मेथड है? प्रिंट एलएन भी मेथड है, हाँ। तो प्रिंट एलएन के साथ सेमीकोलन क्यों है और मेन के साथ क्यों नहीं है? बहुत पुराना सवाल है, आपने सी में इसका जवाब पढ़ा होगा। क्योंकि मेन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, और जब हम किसी मेथड को डिफाइन करते हैं हम उसके साथ सेमीकोलन कभी नहीं लगाते। और प्रिंट एलएन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रिंट एलएन को हम लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग प्रिंट एलएन को? हम लोग प्रिंट एलएन को कॉल कर रहे हैं। और जब कॉल करते हैं, जावा भी सी की तरह मानती है, लास्ट में आना चाहिए सेमीकोलन। नहीं लगाएंगे सेमीकोलन प्रिंट एलएन के साथ तो क्या होगा? नहीं लगाएंगे प्रिंट एलएन के साथ सेमीकोलन तो क्या होगा? प्रोग्राम दे देगा सिंटेक्स एरर। अब की बार प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कंपाइल होगा, रन नहीं होगा। अब तो मैं कह रहा हूं कंपाइल भी नहीं होगा अगर गलती से हम प्रिंट एलएन के साथ सेमीकोलन लगाना भूल गए। क्लियर? आ रहा है समझ में? ठीक है, एक और बात आपके नोटिस में डाल रहा हूं। जब आपने सी डबल प्लस का ऊप्स पढ़ा होगा, आई होप आपने रिफ्रेशर कर लिया है, आपने देखा होगा सी डबल प्लस में क्लास के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, लगाते हैं?
सी डबल प्लस में क्लास बंद करते हैं तो सेमी कोलन लगाते हैं। जावा में गौर करिए, नहीं लगाते। जावा में गौर करिए, नो सेमी कोलन इज अप्लाइड एट द एंड। क्लास के खत्म होने पर कोई सेमी कोलन नहीं आता है। अगर आपको लग रहा है सर क्यों नहीं आता है, क्या रीजन है अपन सेमी कोलन नहीं लगा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जावा में सेमी कोलन इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, और सी प्लस प्लस में हम बोलते हैं हम क्लास डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सी प्लस प्लस में हम लोग बोलते हैं ये पूरा कोड क्लास को डिक्लेयर कर रहा है, राइट। इसलिए जावा में सेमी कोलन नहीं आता है क्लास के एंड में, जबकि सी प्लस प्लस में सेमी कोलन आता है। सी प्लस प्लस में सेमी कोलन ना लगाया आपने तो कंपाइलर दे देता है एरर। समझ आ रही है बात? जितनी जगह मेन मेथड को चाहिए, जावा जितनी जगह मेथड्स के लिए रखेगी उतनी स्पेस लेगा। और आपको लग रहा है एक भी वेरिएबल नहीं बना है, क्यों? ARGS नहीं बना है सुमित? ARGS वेरिएबल नहीं है, तब फिर ये सब चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। फाइन, हो गया क्लियर? आगे बढ़ें। डन। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आपको अभी नहीं समझाया है स्ट्रिंग ARGS क्यों लिखते हैं, वो पेंडिंग है, एक वीक बाद बताऊंगा। और अभी हमने एग्जैक्ट रिलेशन सिस्टम आउट और प्रिंटलन का नहीं पढ़ा है। बस अभी इतना पता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखने से जो टेक्स्ट हम इसको देंगे वो टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर हो जाएगा डिस्प्ले। बताइए, पहले प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है सबको? क्लियर? नो क्वेरीज, नो इश्यूज? ठीक, अब आइए आप वेंसडे कराऊंगा मैं आपको इसको सेव करना, कंपाइल करना और रन करना। वेंसडे का लेक्चर आज से भी ज्यादा क्रूशियल है, वेंसडे प्रैक्टिकल होगा, सो मेक श्योर यू डोंट मिस द क्लास। पब्लिक और बता दूं एक बार, सत्यम आपने ऊप्स पढ़ी है? पढ़िए ना? तो आपने अगर ऊप्स पढ़ी है तो आपने ये अच्छे से सुना होगा, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, क्लास के मेंबर्स प्राइवेट करे जा सकते हैं और पब्लिक करे जा सकते हैं। सुना है आपने? प्राइवेट करने का मतलब है आप इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर से इन्हें एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। और जब आप पब्लिक करते हैं, अपन कहते हैं दे कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो सत्यम मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो, अगर मैं C++ की बात करूं, आप देख रहे हो मैंने इस शो के साथ पब्लिक लगाया हुआ है, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको पब्लिक करा है तभी मैं इसे मेन से एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैंने यहां से पब्लिक हटा दिया तो सत्यम बताओ शो क्या बन जाएगा? शो ए क्लास का कैसा मेंबर बन जाएगा? शो ए क्लास का प्राइवेट मेंबर बन जाएगा। और जो चीजें प्राइवेट होती हैं क्या वो क्लास के बाहर से एक्सेस होंगी? नहीं होंगी ना। अब आ जाओ जावा पे, मुझे बताओ क्या JVM हमारी क्लास के अंदर बैठा है? क्यों सत्यम, क्या JVM हमारी क्लास के अंदर बैठा है? नहीं बैठा है ना। JVM हमारी क्लास के बाहर बैठा है। अगर JVM क्लास के बाहर बैठा है और उसे मेन को एक्सेस करना है तो वो मेन कैसे देख पाएगा जब तक हम मेन के आगे कीवर्ड ना लगाएं पब्लिक। हाँ पार्थ, ARGS की जगह कोई भी नाम चलेगा। ओके पार्थ, आप ये नहीं सोचे कि नाम ARGS ही देना है। ये जो 4 स्टाइल्स मैंने आपको दिखाए इनमें आप आराम से ARGS की जगह कोई भी नाम दे सकते हैं। इवन आई कैन राइट पार्थ, नो हार्म इन दिस। ओके पार्थ, आर यू गेटिंग दिस? राइट? ये सिर्फ नाम है, इट कुड बी एनीथिंग, डजंट मैटर कि यहां पर आप कोई वर्ड लिखें। हाँ जी
अभिनव बोलिए, क्या डाउट है? जावा इन पाइथन वो मैं आगे बताऊंगा बेटा, थोड़ा पढ़ तो लो जावा, फिर समझाऊंगा ना। अभी तुम शॉर्ट में आंसर चाह रहे हो, शॉर्ट में अगर आप आंसर चाह रहे हो, अगर आप फ्यूचर की बात करते हो, आज से 5 साल बाद की, तो पाइथन। अगर एज अ फ्रेशर इंडस्ट्री में जा रहे हो तो जावा। अगर एज अ फ्रेशर जा रहे हो इंडस्ट्री में तो जावा आपके बेल्ट में होनी चाहिए, आपके रेज्यूमे में दिखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर कंपनीज का कुछ ना कुछ पार्ट कनेक्टेड होगा विद टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन जावा, चाहे वो मोबाइल से कनेक्टेड हो, चाहे वो वेब से हो, चाहे वो डेस्कटॉप से हो। ठीक है, और वैसे अगर मैं कहूं तो आपको दोनों पढ़नी चाहिए एज अ स्टूडेंट, क्योंकि फ्यूचर में जावा पाइथन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर भी अगर आपको लगता है सर एक बता दीजिए, तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी जावा। ठीक है, उसके रीजंस मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके अभिनव, चलिए बाय बाय, टेक केयर। आइए परसों परसों लेते हैं इससे आगे। ठीक, ओके बाय बाय।